ओके, हेलो एवरीवन। अब हम लोग सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। फर्स्ट चैप्टर में जो भी ब्रीफिंग थी वो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दी थी, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। आज सेकंड चैप्टर में जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, पिछले में हमने ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जाना था कि करेंसी में ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। अब सेकंड चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। ये डेरिवेटिव्स आपके मैथमेटिक डेरिवेटिव जो आप लोग पहले पढ़ते थे उससे काफी डिफरेंट है। यहाँ पे उस नाम पे मत जाइएगा। ये डेरिवेटिव जो है एक अलग तरीके से एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स केवल और केवल फॉरेन एक्सचेंज का नहीं होता है। अभी हम लोग केवल करेंसी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे केवल करेंसी के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे केवल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैं आप लोगों को बता दूं क्या होता है। डेरिवेटिव आपके कोई भी अंडरलाइंग एसेट है, कोई भी एसेट है जिसका एक फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म है इस स्टॉक मार्केट में, वो और उसकी डीलिंग जो होती है वो स्टॉक मार्केट में होती है, या जो रेगुलराइज्ड आपके एक्सचेंजेस हैं वहां पे होती है। वो प्रोडक्ट जो ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है उस ऑथोराइज एक्सचेंज में, दैट्स ऑल अंडरलाइंग एसेट्स, ऑल अंडरलाइंग जो क्लास के जो भी आपके ट्रेडिंग एसेट्स हैं वो सबके सब आपके डेरिवेटिव क्लास में आते हैं। लाइक एज, चाहे वो गोल्ड हो, अगर कमोडिटी की बात करूं, कमोडिटी में वो गोल्ड हो, वो आपके सिल्वर हो, वो नेचुरल गैस हो, चाहे एग्री कमोडिटी की बात करें तो वहां पे जीरा हो, या आपका स्टील लॉन्च हो, कुछ भी हो। आप ये सारे नाम आप जो जो नाम मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, सकता है आप लोग इसके बारे में नहीं जान रहे होगे, लेकिन ये जब अभी आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, जब इस प्रोफेशन में आगे बढ़ोगे, तो ये सारे के सारे नाम आप लोगों को सामने देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे नाम आप लोगों को अपने डेली एक्टिविटी में अपने टर्मिनल पे आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो इवन केवल स्टॉक नहीं, आप कैश के जो स्टॉक मार्केट है वहां पे एनएससी बीएससी में, और कमोडिटी का एक अपना एमसीएक्स अलग सेगमेंट होता है, वहां पे भी जिन जिन चीजों में ट्रेड होता है वो भी हमारे डेरिवेटिव है। उसी तरीके करेंसी में जो हमारे पेयर्स हैं, यूएस डॉलर हो, जेपीवाई हो, आपका यूएसडी हो, और साथ ही साथ यूरो हो, प्लस यूएसडी यूरो का पेयर हो, जेपीवाई यूएसडी का पेयर हो, या यूरो यूएसडी का पेयर हो, ये सारे जो भी पेयर्स हैं वो सारे हमारे डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम फॉरेक्स का देख रहे हैं, क्योंकि हम केवल करेंसी सेगमेंट का देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे केवल जिस डेरिवेटिव की बात होगी वो फॉरेन करेंसी की डेरिवेटिव होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेरिवेटिव इज नथिंग, ऑल ट्रेडेबल एसेट जो कि किसी ना किसी ऑथराइज एक्सचेंज में लिस्टेड है ट्रेड करने के लिए, वो सबके सब आपके डेरिवेटिव होते हैं। ऐसे मल्टीपल नाम है, मल्टीपल आपके एसेट हैं, चाहे कमोडिटी हो, इक्विटी हो, और साथ ही साथ आपके करेंसी हो, ये सब के सब, और एमएसएमई सेक्टर्स के भी आपके अलग इंडेक्स होते हैं, उसमें भी आपके ट्रेड होते हैं। तो चलिए चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिटेल्स में, कि जो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर्स में जिस तरीके से आपको एक लेमैन लैंग्वेज में जो दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। इस पिक्चर को आप लोगों के सामने रखा है मैंने, जिससे आप लोगों को पता चले कि कितने तरीके के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं इस मार्केट में। मैं अपनी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ। देखिए, आपको स्टॉक दिख रहा होगा, बॉन्ड दिख रहा होगा, कमोडिटीज दिख रही होगी, करेंसी दिख रहा होगा, इंटरेस्ट हो रहा है दिख रहा होगा, और मार्केट इंडिसेस जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात मैं अगर करूं, तो ये सब के सब हमारे अंडरलाइंग एसेट्स हैं। क्रिप्टो करेंसीज भी एक अंडरलाइंग एसेट है, लेकिन वो अभी हमारे रेगुलेशन में ऑथराइज नहीं हुआ है, तो अभी वो डेरिवेटिव की कैटेगरी में आता है। भले उस पे यहाँ पे एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं है, किसी तरीके के यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, लेकिन वो भी एक कैटेगरी में आपका डेरिवेटिव की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, कमोडिटीज हो गया, करेंसी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, मार्केट इंडिसेस जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी। स्टॉक में जैसे मारुति का स्टॉक हो गया, आपका हीरो मोटो का स्टॉक हो गया, टाटा स्टील का स्टॉक हो गया, जो भी मल्टीपल स्टॉक्स हैं वो सभी आपके यहाँ पे आएंगे। बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स अभी बहुत सारे एनएचएआई बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे कॉमर्शियल पेपर बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल तक के लिए बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें कि एक गारंटीड प्रोडक्ट, एक गारंटीड कूपन लगा होता है, जिसमें क्या होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट करना है, और आपको एक पर्टिकुलर
टेन्योर पर या इंटरवल पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। तो वो बॉन्ड्स की फैसिलिटीज होती है, बस इनके लॉक इन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये भी आपकी जो है वो डेरिवेटिव की कैटेगरी में आती है। इसी तरीके से कमोडिटीज की बात करूं तो मैंने बताया आपको नेचुरल गैस हो गया, सिल्वर हो गया, आपका क्रूड ऑयल्स हो गए, और आपका गोल्ड हो गया, ये सारी चीज आपकी कमोडिटीज के उसमें आ गए। करेंसीज में बात करें तो जिसके बारे में हम लोग देख ही रहे हैं, आप सबसे पहला नाम आता है यूएस डॉलर, फिर उसके बाद यूरो आता है, जापानीज येन आता है, ये सारी चीजें। इंटरेस्ट रेट का भी आपस में अलग एक्सचेंज हो जाता है कि दो पार्टीज ने अगर लोन लिया है, एक ने फिक्स टर्म्स पे लोन लिया है और एक ने फ्लोटिंग चार्ज पे लोन लिया है, तो वो लोग भी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने आप के इंटरेस्ट को स्वैप कर लेते हैं, और कभी कभी अपने कैपिटल को भी स्वैप कर लेते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड स्वैपिंग। और मार्केट इंडेक्सेस, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लोग ट्रेड करते हैं, वो भी आपके मार्केट इंडेक्सेस होते हैं, वो भी आपका एक तरीके से इंडेक्स होता है, डेरिवेटिव होता है। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। जिस लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी माइंड को, उसी माइंडसेट को लेकर के आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को समझ के डील करना है। अदरवाइज आप लेमैन लैंग्वेज में कोशिश करेंगे तो वहां के जो टर्म्स हैं शायद हो सकता है वो आपको कंफ्यूज कर दें। क्योंकि पहले मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता दिया जाए, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लेमैन लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हमारी पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव। ये हमारा लेमन लैंग्वेज है, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं जिसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और कुछ नया नहीं होगा, जो हमने बताया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है सिंपल लैंग्वेज में, वही चीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल्स। डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव्ड होती है, मतलब कि निकाली जाती है, जो निर्भर करती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल, जो एक दो बेसिक वेरिएबल से डिपेंड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स में बेसिस। इस चीज को याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको एक नंबर के क्वेश्चन आ जाए कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल कॉल्ड, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो और आपको वहां पे चार ऑप्शंस दिए रहे जहां पे बेसिस आपका पॉइंट होगा, तो ये भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है। तो ठीक है, आपको यही टर्म्स में देखना है और इन्हीं चीजों में आपके तीन चार क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस चीजों को अपने माइंड में रखना है आप लोगों को। द अंडरलाइंग एसेट कैन बी इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी और एनी अदर एसेट, ऑल ऑफ दी अबव करके ये इसलिए भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, Q&A सेशन जब हम रखेंगे तो वहां पे हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे बस एक हाईलाइट करते हैं, केवल कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। द अंडरलाइंग एसेट कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं हमारे, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी, अदर एसेट, जो मैंने आप लोगों को सबको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। डेरिवेटिव प्रोडक्ट इनिशियली इमर्ज एज अ हेजिंग डिवाइस अगेंस्ट fluctuation in the commodity prices, and commodity linked derivative remained the sole form of the such product for almost 300 years. अब डेरिवेटिव की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बना क्यों था। देखिए, जब स्टॉक एक्सचेंज, जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था जब लिस्टेड किया गया था, और ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया गया था, ये हमारे इंडिया का नहीं है, ये आपके लंदन स्टॉक एक्सचेंज का है, या उससे भी पहले का है। मेटल स्टॉक एक्सचेंज जो चलते थे लंदन में, कॉटन स्टॉक एक्सचेंज चलते थे, वह उस समय के यूरोप कंट्रीज में भी चलते थे एक्सचेंज। तो उस समय डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया था जो केवल और केवल हेजिंग करने के लिए, हेजिंग एक टर्म है जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप लोग तो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या, इतनी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप उसे कोरिलेट करने की कोशिश करिए। बाकी आपको बहुत सारी वीडियोस मेरी और भी मिलेंगी जिसमें मैंने स्टॉक एक्सचेंज वीडियोस के बारे में बताया हुआ है, तो वो सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। अदरवाइज हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, धीरे धीरे मैं उस पर और भी चीजें अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्सेज। तो पहले क्या था कि कोई भी हेजिंग क्या होता है, इन द सेंस, सपोज करिए एक सुनार है, एक गोल्ड स्मिथ है जिसके पास सोना रखा है 50 लाख रुपए का, एक अच्छी क्वांटिटी में उसकी दुकान है, सोना रखा है 50 लाख रुपए का। तो वो एक्सचेंज में, जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज मान लीजिए, हमारे एक्सचेंज में अब उसे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे डिमांड कम होने वाली है, और डिमांड कम होने की वजह से उसके प्राइसेस नीचे आएंगे। अब प्राइसेस नीचे आएंगे, उसके पास 50 लाख रुपए की क्वांटिटी भरी पड़ी है, तो उसकी वैल्यूएशन डाउन होगी, तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा,
ये डेरिवेटिव क्यों बनाया गया ऐसे कंडीशन में? डेरिवेटिव इसीलिए बनाया गया कि अगर उस लॉस से बचना है और उसे लग रहा है, हर पर्सन के हिसाब से अपनी चीजें अलग अलग होती है। किसी पर्सन को लगता है कि भाव नीचे जाएगा तो वो बेच के चलता है, किसी पर्सन को लगता है कि भाव ऊपर जाएगा तो खरीद के चलता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है और ना इसकी कोई गारंटी चीज आती है। इसलिए मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट करता है तो गारंटी जैसे शब्दों का यूज नहीं होता है। गारंटी नहीं है कि वो चीज ऊपर जाएगा कि वो चीज नीचे जाएगा। तो हर इंसान के अपने सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट बहुत ऊपर लगती है, मार्केट बहुत नीचे लगती है, कोई स्टॉक बहुत ऊपर लगता है, कोई स्टॉक बहुत नीचे लगता है। तो यहाँ पे जो ये गोल्ड स्मिथ है, ये नीचे जाने का वेट कर रहा है कि नीचे जाएगी, डर लग रहा है कि नीचे जाएगी। तो वो क्या करेगा, एक्सचेंज में उतने रुपए का, जो 50 लाख रुपए की वैल्यूएशन का गोल्ड बेच देगा। एक मिनिमम मार्जिन होती है जो कि सेट स्टैंडर्ड होता है आपके एक्सचेंजेस का। वो इनिशियल मार्जिन को यूज करके उतने 50 लाख रुपए का माल सेल कर देगा। आज उसके पास कैश में फिजिकल में गोल्ड रखा हुआ है और सेफ होने के लिए कि गिर ना जाए, उसने एक्सचेंज में बेच दिया। जब एक्सचेंज में उसने शॉर्ट कर दिया तो कल को वैल्यूएशन डाउन हो गई, अगर 46 लाख रुपए हो गई और उसने उसको शॉर्ट किया हुआ है, तो ओवरऑल जो कैश का उसका लॉस है वो उसके फ्यूचर में बेचे गए कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि जब नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा उतना उसका प्रॉफिट हो जाएगा एक्सचेंज में बेचे गए डेरिवेटिव से। तो ओवरऑल उसको कोई लॉस नहीं होगा। और इसी चीज को बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, हेजिंग में फिजिकल एसेट होते हुए आप उसकी सेफ्टी के लिए अगर कोई आप बेच रहे हो कोई डेरिवेटिव, या उसको सेल कर रहे हो, आपने कैश में सेल करके बैठे हैं, आप फ्यूचर में बेच रहे हो, वो चीज आपकी हेजिंग होती है। मतलब एक कैश पोजीशन आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है और आप इसका फ्यूचर बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो आपकी कैटेगरी हेजर्स में नहीं आती है, वो कैटेगरी स्पेकुलेटर्स में आती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पे बस एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कोरिलेट हो रही है एक दूसरे से, तो मुझे ये बताना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है डेरिवेटिव कमोडिटीज में, चाहे इक्विटी में, चाहे करेंसी में, ये हमेशा हेजिंग करने के लिए ही आया था। और बाद में इसमें बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स आना शुरू हो गए, हेजर्स हो गए, स्पेकुलेटर्स हो गए, आर्बिट्रेजर्स हो गए, तो जिसकी वजह से इसकी चीजें बढ़ने लगी। ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, इसमें से आपको हेजर्स के लिए आ सकता है एग्जांपल। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कम्स इनटू स्पॉटलाइट इन द पोस्ट ऑफ 1970 पीरियड ड्यू टू ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। 1970 के बाद ये काफी इमर्ज हुआ और पूरे ग्लोबली इमर्ज हुआ, ये नॉर्मल सी बात है। However, since the emergence, these products have become very popular, and by 1990s, they accounted for about two-thirds of the total transaction in the derivative product. तो 1990 के बाद आपके 1994 के बाद जो 1993 हर्षद मेहता के स्कैम वगैरह ये सब होने के बाद से पहले ही आपका ये प्रॉपर स्टार्ट हो चुका था डेरिवेटिव। और जब सेबी एक्ट आया उसके बाद से ये और अच्छे से रेगुलराइज हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके साथ आ सकता है एग्जाम में, कि जो डेरिवेटिव को हमारे इंडिया में कंट्रोल करने के लिए कोई एक्ट बना था, वो क्या था? उसी के बाद यहाँ आपको SCRA एक्ट 1956 याद रखिएगा, उसमें सेबी का भी नाम रहेगा, लेकिन आपको SCRA एक्ट 1956 लेना है, जो रेगुलराइज करता है डेरिवेटिव को, ना कि एक्सचेंज के कॉम्प्लायंस को। कॉम्प्लायंस में आया तो वहां सेबी माइन्यूट सी चीज है, आपको याद रखनी रहेगी। ठीक है। In the Indian context, the Securities Contract Regulation Act 1956 defines derivative to include। अब ये एक्ट की लैंग्वेज में डेरिवेटिव क्या बोला जाता है वो हम देख लेते हैं। A security derived from the debt instrument, share, loan, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for differences or any other form of security। क्लियर है? इसकी हिंदी बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया है आप अगर इसको पढ़ो तो वही चीज डिराइव हो रही है, वही मीनिंग यहाँ पे आ रही है। और कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइजेस और इंडेक्स ऑफ प्राइजेस एंड अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी इंडेक्स है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है, उसकी जो वैल्यू होती है वो मार्केट के बायर सेलर इन सब चीजों पे और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, कितने बायर आए हैं, कितने सेलर आए हैं, उस एक्सपायरी कब है, इन सब बेसिस पे उसके प्राइसेस जो है एक्सचेंज में डिसाइड किए जाते हैं। तो ये आपके डेरिवेटिव कहलाते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप पे मेंशन कर सकते हो।
अब देखते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। जान तो गए हम लोग कि डेरिवेटिव है क्या। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बात करता हूँ। लाइक एस, अगर आप लोग लॉ फील्ड से नहीं होगे, अगर तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट एक्सप्लेन करता हूँ, दैट्स इजी थिंग। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो तो आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, या नॉर्मल टेंडेंसी में क्या होता है कि दो व्यापारी हैं आपस में, एक नॉर्मल केस लेते हैं, हटा देते हैं कॉम्प्लेक्स, एक नॉर्मल केस लेते हैं जो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में आप लोगों को सामने दिख रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। सिंपल, एक फार्मर किसान है, वो एग्री करता है कि 5 किलो चावल 3 महीने बाद 40 रुपए केजी में किसी कस्टमर को बेच देगा। 3 महीने बाद, 3 महीने का वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, प्राइस लिख लेता है, एक दोनों के बीच में आपस में स्टैम्प पेपर पे मुहर लग जाती है, साइन हो जाता है, वो एक एग्रीमेंट बन गया। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जब 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो किसान है वो उस कस्टमर को 5 किलो चावल वीट जो है वो दे देगा, और आप उससे 200 रुपए ले लेगा। 5 किलो के हिसाब से जो 40 रुपए उसने लगाया हुआ था, वो आपको वहां पे ले लेगा, फॉर द एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे वीट का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, राइस का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मतलब एक नॉर्मल टेंडेंसी में आप जो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी दुकान वाले के पास जाते हो, उससे कहते हो कि भैया अगर उस दुकान वाले के पास कोई चीज अवेलेबल नहीं होती है तो वो कहता है भैया 3 दिन बाद मैं आपको मंगा दूंगा, इतने रुपए का पड़ेगा। तो आप उसको कुछ एडवांस दे देते हो, या आप उसको एडवांस नहीं देते हो, अगर टर्म्स अच्छे हैं तो आप उसको बोल देते हो आप मेरे लिए ले आइए, मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ये लाइन को याद रखिएगा, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, जो हम लोग अपने टर्म्स और कंडीशन पे इसको बनाते हैं और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इट्स अ सिंपल लैंग्वेज एग्जांपल, और सिंपल लैंग्वेज आपकी डेफिनेशन हो गई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। अब इसको पढ़ते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड ओटीसी, मतलब ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन ए स्पेसिफिक डेट। जैसे उसमें बोला था 3 महीने बाद, द फ्यूचर एट टूडेज प्री एग्रीड प्राइस। पहले से ही हम लोगों ने फ्यूचर में किसी एग्रीमेंट के लिए आज से ही डिसाइड कर लिया कि हम आज एग्री करते हैं कि कल को हम आपको माल इतने रुपए में इतने किलो प्रोवाइड करेंगे। दूसरा बंदा भी उसे पेमेंट करने के लिए एग्री कर लेता है, आपस में स्टैम्प पे वो साइन मोहर कर लेते हैं। ठीक है, दिस तरीके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बस वन सेंटेंस की बात करूंगा। इंडिया में आप रह रहे हो, जो भी रेगुलराइज आपके स्टॉक एक्सचेंज में जो भी डेरिवेटिव्स हैं, वो सारे के सारे डेरिवेटिव्स आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। वो क्यों आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इनको क्यों बोला जाता है, इसमें भी किसी एक पार्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपायरी पे वो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, दो पार्टीज में एक्सचेंज के थ्रू सेटल कराया जाता है। बायर की पोजीशन अलग कट जाती है एक्सपायरी के दिन, सेलर की पोजीशन अलग कट जाती है। ठीक है, और उसमें कोई भी पर्सन डिफॉल्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्सचेंज बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपने RMS, जिसको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, उसको फॉलो करता है। उसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रॉपर उसके लिए मार्जिन लगती है। एक बायर का अगर प्रॉफिट होता है, दूसरे किसी ना किसी सेलर का वो लॉस हो रहा होगा, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे ये देखने को मिलती हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात आए तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर ये है, उसमें भी एक्सपायरी डेट होती है, उसमें भी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें भी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो एक्सपायरी होती है वो एक पूरा रेगुलराइज्ड होती है। जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट आपके रेगुलराइज होते हैं, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम कोई भी पर्सन उसमें डिफॉल्ट नहीं कर सकता। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने बाद उसने गेहूं या चावल देने से मना कर दिया, प्राइस बढ़ गया, तो उसमें क्या होगा, केसेस होंगे, उसमें डिफॉल्ट करने के रिस्क ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि आप जब एंट्री कर रहे हो तो सेबी के एक डीमैट अकाउंट के थ्रू कर रहे हो, और पूरा पूरा पैसा, पूरा पूरा जो चैनल है वो पूरी तरीके से रेगुलराइज्ड है। तो इसीलिए इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन जो रेगुलराइज्ड हैं वो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखिए स्टॉक फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, कमोडिटीज फ्यूचर, ये सारे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। इट इज द सिमिलर टू फॉरवर्ड एक्सेप्ट,
ये सिमिलर है फॉरवर्ड की तरह, लेकिन दैट इट इज द एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है। पहली चीज एक्सचेंज में ट्रेड होता है। द टर्म्स यूज फ्यूचर्स refers टू द डेरिवेटिव एंड द टर्म्स फ्यूचर टू द लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे उसमें एक प्रॉपर एक्सपायरी 3 महीने बाद होता है, यहाँ पे भी आप एक्सपायरी अपनी चूज कर सकते हो, बाई और सेल कर सकते हो, ठीक। 10 इसलिए द फ्यूचर प्राइस इज द करंट प्राइस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड द फ्यूचर प्राइस इज द प्राइस दैट विल प्रिवेल ऑन अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए जो फ्यूचर प्राइस होता है वो आपका डेरिवेटिव और फ्यूचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि करंट प्राइस अलग होता है और एक फ्यूचर प्राइस में एक अलग सब प्रीमियम होता है जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और वो किसी एक पार्टिकुलर एक्सपायरी पे होने के बाद किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्सपायर होगा, उस प्राइस पे उसकी सेटलमेंट होगी। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को भी फ्यूचर प्राइस, इस डेरिवेटिव को फ्यूचर डेरिवेटिव बोला जाता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग फोर्थ चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे बहुत डिटेल्स में। कॉल पुट ऑप्शन, आज केवल हम ये बताते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऑप्शन में देखिए फ्यूचर में क्या होता है कि एक अच्छी खासी मार्जिन लगती है, और जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है वो कम मार्जिन में ऑप्शन को बाई करते हैं। और लेकिन यही अपोजिट देखें तो ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको मार्जिन काफी ज्यादा लगती है। तो कभी कभी कोई पर्सन होते हैं जो कि मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं, मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं। फ्यूचर में अनलिमिटेड रिस्क होता है कि अगर 100 रुपए नीचे चला गया तो अच्छा खासा रिस्क हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि एक ऑप्शन बायर के लिए कि जो प्रीमियम होता है केवल उतना ही उसका रिस्क होता है। सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन के केवल बायर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन का बायर होता है, जैसे सपोज करिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप जान रहे होगे, तो जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी की कोई भी कॉल या पुट खरीदी जाती है, अगर उस प्राइस को क्रॉस कर गई तो वो पर्सन प्रॉफिट में आ जाता है, ठीक है, अगर वो प्रीमियम बीट कर गया। लेकिन अगर वो प्राइस क्रॉस नहीं किया तो उसका जो लॉस होता है वो केवल उतना ही लॉस होता है जितना आपका प्रीमियम पे किया गया है। ये सबसे बड़ी रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस चीज को यूज किया जाता है, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि आपको राइट टू बाई और राइट टू सेल, ये क्या होता है टर्म, ये जो डिटेलिंग है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कॉल और पुट का जब ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे बस आपको डेरिवेटिव प्रोडक्ट में जानना है कि फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन भी होता है। ऑप्शन में प्रीमियम दिया जाता है, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पूरा खरीदा जाता है, लेकिन ऑप्शन में किसी एक पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, किसी एक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए एक प्रॉपर प्रीमियम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल दे देता हूं, उसको अपने माइंड में रखिएगा। आप सभी लोगों के पास बाइक होगी, कार होगी, आप उसको यूज करते हो, हर साल गवर्नमेंट को एक उसके लिए प्रीमियम पे करते हो कि कल को एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे ये क्लेम मिल जाए। करते हो आप लोग, सभी लोग करते होंगे इस चीज के बारे में। सेम उसी तरीके से मार्केट में कि स्टॉक मार्केट या कोई प्राइस इतना चला जाएगा, कोई इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, अगर इतना चला जाएगा तो मुझे फायदा होगा, और इतना नहीं गया तो मुझे लॉस होगा, तो इतना इतना होगा। उसी तरीके से जैसे आप गाड़ी में आपने प्रीमियम दिया, इस साल आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, तो जो प्रीमियम गया वो तो लैप्स हो गया ना। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है आपकी कार में, कोई डैमेज आ जाता तो आप उसको क्लेम कर लेते, अदरवाइज आपका प्रीमियम जीरो हो गया वो हैपनिंग नॉन हैपनिंग होने पे। हैपनिंग हो गई तो बेस्ट है, आपको जो आपने सोचा था उसका डैमेज क्लेम वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बट नहीं हुआ तो आपको लॉस क्या होगा, प्योर लॉस होगा। 1 साल तक वैलिड होता है, प्योर लॉस हो गया। आपने जो भी 20-25 हजार रुपए अपनी कार में जो भी प्रीमियम दिया वो सब कुछ लैप्स हो गया, लेकिन फिर भी हम देते रहते हैं उस चीज के बारे में, ठीक है। सेम चीज आपके कॉन्सेप्ट, पूरा ओवरऑल सेम कॉन्सेप्ट आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आता है। क्लियर है? सिंपल इतना ही माइंड में लेके चलिए ऑप्शन में कि बाई और सेल किसी ना किसी हैपनिंग के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन वो होता है तो प्रॉफिट होता है, नहीं होता तो वो प्रीमियम पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, मतलब लैप्स हो जाता है। जैसे ही गाड़ी का एग्जांपल आपके माइंड में रहेगा, इसकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा स्वैप। स्वैप के कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एक्सचेंज। स्वैप भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है, नॉर्मली पर्सन नहीं करते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने एक इसमें क्या होता है, दो तरीके, सपोज करिए मैं एग्जाम्पल पे सीधा आता हूँ आपके, जैसे यहाँ पे
मिस्टर ए मिस्टर बी आप भूल जाइए एक तरीके से। तो ये नीचे जो टर्म्स हैं, एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट, लिबोर क्या होता है, ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ए और मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए ने एक लोन लिया हुआ है जो फ्लोटिंग है, जो कि अलग अलग टाइम पे रेट वेरी करता है। बैंक दो तरीके के से लोन देती है, एक फ्लोटिंग रेट पे देती है और एक फिक्स रेट पे देती है। अब मिस्टर ए को लग रहा है आने वाले टाइम में कि जो इंटरेस्ट है वो आने वाले टाइम पे बढ़ सकता है। अभी उन्होंने सपोज करिए 10% पे लोन लिया है और उन्हें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे 15% लोन हो जाएगा मेरा, मुझे रिस्क है। तो और वही बी ने फिक्स्ड लिया है कि उनको अगर फ्लैट 11% लगता है तो फ्लैट 11% लगता है, कोई अप एंड डाउन नहीं है, कोई फ्लोटिंग नहीं है। उन्होंने ऐसा लोन करा के रखा है। तो अब आपस में ये लोग डील करते हैं, मिस्टर ए और बी दोनों आपस में डील करते हैं कि हम आपसे 10 लाख रुपए हमने भी लिया है लोन, 10 लाख आपने भी लिया है, हमारा ये रेट है, फ्लोटिंग रेट है और आपका फिक्स्ड रेट है। मिस्टर ए को लग रहा होगा कि आने वाले टाइम पे रेट बढ़ेगा, भाई मिस्टर बी को लग रहा होगा कि आने वाले टाइम पे रेट घटेगा। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, उसके बेसिस पे रेट वगैरह डिसाइड होते हैं। जो आप लोग न्यूज वगैरह में देखते हो कि लोन ईएमआई बढ़ गई, ईएमआई घट गई, वो सारी चीजें। तो दोनों के जैसे बायर सेलर आपके मार्केट में होते हैं, वैसे एक्सचेंज यहाँ पे भी आपके इंटरेस्ट में भी आपके एक्सचेंज करने के लिए दो लोग आपस में होते हैं। तो दोनों ने अपने रेट को एक्सचेंज कर लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि दोनों के पास 10-10 लाख रुपए का लोन था, या इससे ज्यादा भी होता तो अपना कुछ प्री एग्रीड एग्रीमेंट कर लेते कि आपके 10 लाख के लोन के लिए इंटरेस्ट हम फिक्स रेट से अब आज के बाद चुकाएंगे, लेकिन आप हमारा जो रेट है वो आप पे कर देना। जैसे सपोज करिए मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसको पैसे की जरूरत है, उसने 3-4 लाख रुपए मुझसे ले लिए। मुझसे लेने को बोल रहा है लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैं उससे कोई चीज बोल देता हूँ कि भाई ठीक है, मैं एक लोन ले लेता हूँ अपने नाम पे, लेकिन उसका ब्याज और वो जो चीज है वो तुम पे करना। तो ये हो गई वन साइडेड चीज। वही सेम चीज दोनों में आपस में कि हम दोनों के पास लोन है, दोनों को पास कैपिटल है, 10-10 लाख रुपए का लोन है, लेकिन मैं तुम्हारे लोन को खरीद लेता हूँ और तुम मेरे लोन के साथ एग्रीमेंट खरीद लो या एग्रीमेंट कर लो कि जो ब्याज होगा मैं फिक्स्ड रेट, तुम्हारा फिक्स्ड रेट का ब्याज दूंगा और तुम मेरे फ्लोटिंग रेट का ब्याज दोगे। तो ये जो आपस में एक एग्रीमेंट हो जाता है उस ब्याज को देने के लिए, वो आपका एग्रीमेंट कहलाता है आपका स्वैप। ये जो एक्सचेंजेस होता है ये आपका कहलाता है स्वैप, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेलिंग में जानने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल टर्म्स है और बहुत सारी कंट्रीज करती हैं। इवन फॉरेन स्वैप क्या होता है, एक कंट्री में रहने वाले बंदा किसी दूसरे कंट्री के रहने वाले पर्सन से किसी एसेट के बारे में स्वैप करता है, तो उसकी डिटेलिंग, कभी आप फॉरेक्स तो पढ़ नहीं रहे तो उसकी डिटेलिंग आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्वैप होता क्या है और इसके टर्म्स क्या है। स्वैप मतलब एक्सचेंज। यहाँ पे आपके अगर माइंड में आएगा कि लोन पूरा पूरा, इसमें दो तरीके के स्वैप होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप भी किया जा सकता है और प्रिंसिपल को भी स्वैप किया जा सकता है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है पूरा पूरा। तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वैप आर एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज फॉर्मूला। प्री अरेंज फॉर्मूला मतलब कि प्री अरेंज मतलब कि एक बैठते हैं आपस में, एक फॉर्मूला निकालते हैं या मतलब एक सेटलमेंट निकालते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना डिसाइड करते हैं जो पार्टीज हैं। दे कैन बी रिगार्ड एज पोर्टफोलियो ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और वो एग्रीमेंट बनता है, इसलिए ये भी एक तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाया जाएगा कि अगले 10 साल हम आपके इंटरेस्ट को पे करेंगे, अगले 10 साल आप हमारे इंटरेस्ट को पे करना, ठीक है। द टू कॉमनली यूज्ड स्वैप आर, जो कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं स्वैप, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन हम इसी की बात करेंगे इस मार्केट में। इंटरेस्ट रेट स्वैप जो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, दूसरा करेंसी स्वैप, मतलब कि एक पर्सन इंडिया में रह रहा है और दूसरा पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है, तो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वहां पे आने वाले इंटरेस्ट को आप पे करोगे, यहाँ पे आने वाले इंटरेस्ट को मैं पे करूंगा। मतलब कि कोई दोनों की संपत्ति अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्रीज में है, तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उन लोग एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जिससे फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन की करेंसीज है, उसमें उनको कोई बेनिफिट नजर आए, उसमें उसके बढ़ने वाले और घटने वाले प्राइजेस की वजह से उनको कोई लॉसेस ना हो। तो उस तरीके के जो स्वैप होते हैं, जो एक्सचेंजेस होते हैं आपस में, जो एग्रीमेंट होते हैं, वो आपके करेंसी स्वैप्स कहलाते हैं। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल बहुत डिटेलिंग हो जाएगी जो कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल यही आएगा कि स्वैप क्या होता है, और इसके दो तरीके पूछेगा और प्रॉपर एक नंबर में सामने सामने आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप सामने लिखा होगा, ठीक है, जो भी आपको पूछेगा। तो क्लियर है स्वैप। स्वैप का हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लिया। और अब हम आते हैं
ये चैप्टर खत्म ही होने हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव क्या होता है वो समझ गए। अब डेरिवेटिव की ग्रोथ में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। पहला, इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी। इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी टर्म्स आते हैं सुनने में कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है आज। वॉलेटाइल होने का मतलब कि कोई प्राइस, स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, अचानक से बहुत ज्यादा गिर जा रहा है। तो इस टर्म्स को बोलते हैं वॉलेटिलिटी। और बहुत सारे बायर और सेलर, स्पेकुलेटर्स, हेजर्स होने की वजह से मार्केट में इसकी जितने ज्यादा बायर सेलर होंगे, जितने ज्यादा आपके किसी स्टॉक में बायर सेलर होंगे, उसकी जो है रेट उतनी जल्दी फ्लक्चुएट होगा, और उसके रेट उतने ज्यादा फ्लक्चुएशन होने की वजह से उसे बोला जाता है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बायर सेलर होने की वजह से वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, तो उसको इंक्रीज वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब मार्केट का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, एनएससी, बीएससी, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, प्लस उनके सेगमेंट बढ़ते जा रहे हैं, इंटीग्रेशन होता जा रहा है। अब पहले फॉरेन करेंसीज इंडिया तक में थी, फिर उसके बाद अब हम ग्लोबली, हम खुद डॉलर में, यूरो में, करेंसीज में हम इंटीग्रेशन ही है, क्योंकि हम इंडिया में रह करके बाहर के करेंसीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज आपकी इंटीग्रेशन हो रही है, मतलब एक होती जा रही है। अभी एक गिफ्ट सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कि फॉरेन में भी जो यूएस के स्टॉक्स हैं अब हम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सब क्यों क्यों कर पाएंगे? क्योंकि इतना प्रॉपर सेटलमेंट हो गया है, इतनी प्रॉपर इंटीग्रेशन बन चुका है, मार्केट एक तरीके से बंद होता जा रहा है, ताकि सबके लिए एक ओपन डोर हो जाएगा, हर कोई उसमें इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ये भी आपके डेरिवेटिव की ग्रोथ के लिए काफी इंप्लीमेंट होता जा रहा है, जिसकी वजह से। और रिसेंटली मैं बताऊं, पिछले 4 से 5 सालों में जितना स्टॉक मार्केट में लोगों का क्रेज बढ़ा है, जितना लोगों को अवेयरनेस हुई है म्यूचुअल फंड, एसआईपी और डायरेक्ट इक्विटीज में मार्केट में, उतना ग्रोथ होता चला गया है। इस सेगमेंट में उतना ज्यादा ग्रोथ होता चला गया। तीसरी बात करेंगे, मार्केट इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड शार्प डिक्लाइन इन देयर कॉस्ट। मार्केट इंप्रूवमेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, देखिए जितना मार्केट, और पहले क्या होता था, फिजिकली सारे काम होते थे, लेकिन आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहाँ पे इजिली ट्रेड किया जा सकता है, सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग कम हो गई है। और वो सबसे ज्यादा तेज बात है कि इंटरनेट होने की वजह से कम्युनिकेशन मीडियम बहुत स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी काफी कम हो गई। तो दैट्स द बेस्ट थिंग, मार्केट इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड शार्प डिक्लाइन इन देयर कॉस्ट। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल। मैंने बताया था रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि किसी को लॉस नहीं हो सकता, कोई एक दूसरे से काउंटर पार्टी रिस्क नहीं ले सकता, रिस्क नहीं कर सकता, किसी से कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे सिस्टम होने की वजह से ये काफी डेवलप हुआ है। और लास्ट है इनोवेशन इन डेरिवेटिव मार्केट। अलग अलग तरीके डेरिवेटिव मार्केट में इनोवेशन हो रहे हैं। आईपीओ लगने के तरीके, जितना इजी किया जा सकता है मार्केट को, उतना इजी किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है, और ये सारी चीजें, ओवरऑल चीजें आपको इस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को इनक्रो को ग्रोथ करने में हेल्प करती जा रही है। तो ये सारे टर्म्स और ये पॉइंट्स आपको नॉर्मली क्लियर हो गए। और मार्केट प्लेयर्स क्या क्या हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, द फॉलोइंग 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती है मार्केट प्लेयर्स की, जिसमें हेजर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि उसके पास पोजीशन ऑलरेडी है, उसको फ्यूचर में कोई डर लग रहा है, तो उस डर की वजह से उसे एक जगह पे बेच देता है या खरीद देता है, उस लॉस को बीट करने के लिए। उसे बोलते, वो आपको हेजर, वो कैटेगरी का पर्सन आपका हेजर कहलाता है। स्पेकुलेटर्स मतलब कि वो पर्सन जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, लेकिन उनके पास कैश में कोई पोजीशन नहीं होती है। वो केवल मार्केट में आते हैं उस प्राइस मूवमेंट से पैसा कमाने के लिए। जैसे ओवरऑल हम सभी लोग लगभग फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाई कर दिया, बेच दिया, उस बीच जो गैप मिल गया, अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो ठीक, कुछ कैरी नहीं किया है फिजिकल में, वो पर्सन आते हैं आपके वो स्पेकुलेटर्स में। और आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं? आर्बिट्रेजर्स वो पर्सन होते हैं कि एक मार्केट में खरीदते हैं और दूसरे मार्केट में बेचते हैं। दो मार्केट में जो एक गैप होता है, उस गैप को वो उस गैप की जो आती है गैप को वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। जैसे
मारुति सपोज करिए 9340 चल रही है, 9340 चल रही है कैश में, और फ्यूचर में वो चल रही है आपकी 9360। तो वो 20 रुपए का जो गैप है, उस गैप को वो अपना प्रॉफिट लेने के लिए वो अपना ट्रेड करते हैं मार्केट में, पोजीशंस अपनी बनाते हैं। वो पर्सन जो होते हैं वो आपके आर्बिट्रेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज, हेजर्स फिजिकल में है और बेच रहा है या खरीद रहा है अपने लॉस को कवर करने के लिए, वो हेजर हो गया। स्पेकुलेटर मतलब कि जुआड़ी पर्सन जिसके पास कोई पोजीशन नहीं है, वो केवल खरीद बेच रहा है अपने प्रॉफिट करने के लिए। हो सकता है उसको प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए। आर्बिट्रेजर दो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में, कैश फ्यूचर में हो गया, एनएससी और बीएससी में हो गया, कमोडिटी के एक जगह पे बाई किया और किसी दूसरे करेंसी के कमोडिटी एक्सचेंज में सेल किया, तो उस रेट का जो बेनिफिट है, उस रेट का जो गैप है, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो पर्सन करता है अलग अलग मार्केट में, वो आर्बिट्रेजर्स कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? यही तीन है और यही तीनों के बारे में आगे आप पढ़ेंगे तो उसको डिफाइन किया गया है। बस एक बार रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेजर्स फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट एंड दे आर डेरिवेटिव मार्केट रिड्यूस टू एलिमिनेट दिस रिस्क। जो मैंने आपको बताया, स्पेकुलेटर विश टू बेटिंग लगाते हैं ना, जैसे एमपीएल हो गया और जो आपके आईपीएल वगैरह जो चलते रहते हैं, लोग बेट लगाते हैं, आया तो आया, गया तो गया, वो वाला जो बेट लगाते हैं वो आपके स्पेकुलेटर कैटेगरी में आते हैं। स्पेकुलेटर विश टू बेट ऑन फ्यूचर मूवमेंट इन द प्राइस अंडरलाइंग एसेट। Derivative gives them an ability to buy or underlying without paying for it fully or sell it without owing it, delivering it immediately। मतलब उनको कोई कैश पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, उस प्राइस फ्लो में वो बाई किए, सेल किए, उनको कोई जरूरत नहीं है उसको कैरी करने के लिए, उसको कैश में रखने के लिए। वो अपना सट्टा किया, उसमें उन्होंने क्लियर वर्ड सट्टा किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो बात अलग, वो पर्सन आपके स्पेकुलेटर कहलाते हैं। इन द प्रोसेस द पोटेंशियल गेन्स एंड लॉस आर एम्प्लीफाइड। गेन हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। आर्बिट्रेजर आर बिजनेस टू टेक एडवांटेज ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्राइस ऑफ टू डिफरेंट मार्केट। जैसे मैंने कैश और फ्यूचर के बारे में बताया, इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट मार्केट होते हैं जहां पे वो प्राइस बेनिफिट लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंट मार्केट, याद रखिएगा हमेशा, डिफरेंट मार्केट का जो बेनिफिट लेते हैं वो आर्बिट्रेजर कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, मार्केट प्लेयर्स क्या क्या है, यही है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, चार इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। मार्केट प्लेयर्स जो हेजर, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स हैं, इन्हीं के चार पॉइंट्स इनके जो आगे दिए हैं। प्राइजेज इन ऑर्गेनाइज्ड डेरिवेटिव मार्केट रिफ्लेक्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट अबाउट द फ्यूचर एंड लीड द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग टू द परसीव्ड फ्यूचर लेवल। जो भी मार्केट प्लेयर हैं, जो भी मार्केट प्लेयर हमारे इसमें अवेलेबल हैं इस स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड करने के लिए इन सब चीजों में, वो सारे मार्केट प्लेयर जो भी प्री डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड डेरिवेटिव मार्केट में वो ट्रेड करते हैं। तो कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं ले कर सकते हैं, कोई मतलब डिफॉल्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा प्रॉपर रेगुलराइज होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। द डेरिवेटिव मार्केट हेल्प अस टू ट्रांसफर रिस्क। एक पर्सन ट्रांसफर रिस्क करने के लिए क्या किस तरीके से हेल्प करता है, हेजर की एग्जांपल ले लीजिए कि रिस्क कैसे उसने अपने आप को ट्रांसफर कर लिया, रिस्क कैसे एक जगह से दूसरी जगह की, उसको गोल्ड में लॉस होने वाला था तो उसने फ्यूचर बेच दिया ताकि रिस्क को उसने कम से कम उसको ट्रांसफर कर लिया कि डेरिवेटिव पे चला गया, कल को लॉस होगा तो ओवरऑल उसको लॉस नहीं होगा या मिनिमाइज होगा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स द अंडरलाइन मार्केट विटनेस हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। जब से डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव की वजह से मार्केट का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। Speculative trades shift to more controlled environment of derivatives market। स्पेकुलेटिव ट्रेड जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है, कोई भी इसमें डिफॉल्ट नहीं कर सकता है। कोई भी जो स्पेकुलेटर्स है, तो ऐसा नहीं है कि उसने बाई किया है तो वो फिर पैसा मतलब कि उसका जो लॉस हो रहा है या मतलब कि किसी दूसरे पार्टी को वो डिफॉल्ट करके चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक रेगुलराइज उसको पैसा पे करना पड़ता है कोई भी पोजीशन बनाने के लिए। और जैसे ही वो पैसा खत्म हो जाता है, तुरंत मार्केट से उसका पोजीशन कट जाती है, जीरो हो जाता है पैसा, तुरंत पोजीशन उसकी कट जाती है। तो ये एक पूरा सिस्टमैटिक आरएमएस है, जिसकी वजह से बिल्कुल एक कंट्रोल एनवायरनमेंट यहाँ पे डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर न्यू इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। आज के टाइम पे डेरिवेटिव जो सेगमेंट है वो एक तरीके से बिजनेस हो चुका है। एक अच्छे खासे बिजनेस की तरीके अगर देखा जाए, बड़ा पैसा किसी के पास हो तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी की तरह, एक इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की तरह आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे पीएमएस पर्सन हैं, अगर जब आप लोग जॉब में जाओगे, जैसे कि इवन मैं भी हूँ इस समय, तो बहुत से ऐसे पीएमएस पर्सन हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस का, बड़े बड़े आपके क्लाइंट्स का।
तो एक तरीके से उनके लिए कोर बिजनेस ही है पूरा डेरिवेटिव मार्केट। वो स्टॉक मार्केट में ही अपने बिजनेस को लेकर के चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पूरे चैप्टर्स में थी। चैप्टर नंबर 2 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नंबर मेरा आप लोगों के सामने है ही है, इस एप्लीकेशन में जो नंबर है वो मेरा ही है। ठीक है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। और जो भी आपके और भी कंटेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के, मैं कोशिश करूंगा सारे जैसे जैसे टाइम मिले आप लोगों के सामने लेता रहूंगा। तो सेकंड चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी Q&A है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो ओवर द फोन या ओवर द व्हाट्सएप मैसेजेस। तो थैंक यू सो मच। ये यहीं पे कंप्लीट हो गया सेकंड चैप्टर हमारा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ थर्ड चैप्टर से शुरू करेंगे।